नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ हम अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स का शिफ्ट वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए आइए है देखते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में हमारा तीन वैल्यूज दी हुई, तीन वेरिएबल्स दिए एक्स वाई और जेड। हमें बताना है कि एक्स वाई और जेड की वो क्या वैल्यूज होंगी जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी बच्चों। तो हम देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना सबसे बेस्ट मेथड होता है बच्चों। तो हम ऑप्शंस में इसकी वैल्यू रख के देख लेते हैं। अगर सेटिस्फाई हो रहा होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। x इज इक्वल टू 5 रखते हैं, y इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो z हमारा 3 होना चाहिए। लेकिन यहां पे z हमारा आ रहा है -3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 5 रखते हैं, y इज इक्वल टू -4 रखते हैं और z इज इक्वल टू 3। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा 12 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3 रखने पे अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा 12 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। एक बार हम इसको फोर्थ वाले को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। फोर्थ वाले को देखते हैं। अगर x इज इक्वल टू 5 रखते हैं और y इज इक्वल टू -4 और z इज इक्वल टू -3 और इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा -2 आएगा, जो कि 12 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा जो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। हमने ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें कह रहा है कि एक पुलिसमैन ने चोर को देखा 500 मीटर की दूरी पे और देखते ही उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दिया। दौड़ा और उसके पीछे दौड़ा, और किस स्पीड से दौड़ रहा था वो? थीफ इस स्पीड से दौड़ रहा था। जो हमारा चोर था वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। तो अब पुलिसमैन को जब भी वो दौड़ेगा, पुलिस वाला जब भी दौड़ेगा, तो उसको इस रफ्तार से तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी वो इस चोर को पकड़ पाएगा। और कह रहा है कि चोर को उसने 15 मिनट में पकड़ लिया। 15 मिनट, 15 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें घंटे के हिसाब से तो 15 मिनट हमारा हो जाएगा 15/60, ये हो जाएगा 1/4 घंटा। मतलब 1 घंटे का 1/4 भाग होता है हमारा 15 मिनट। 500 मीटर को अगर हम कन्वर्ट कर लें घंटे में, किलोमीटर में, तो 500 मीटर हमारा हो जाएगा 500/1000 किलोमीटर। ये हो जाएगा हमारा 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर। स्पीड क्या है हमारी, मान लेते हैं जिस स्पीड से उसके तरफ जा रहा है। तो अगर पुलिस वाले की स्पीड x है, चोर की स्पीड 15 है, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं या भाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में है। ये हमारा आ रहा है 1/4 आवर के बराबर। मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा होता है, हमने ये लिख लिया, स्पीड ये हमने निकाली है, रिजल्टेंट स्पीड, और ये हमारा आ रहा है 1/4 के बराबर। तो हम यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 15 इधर आ जाएगा हमारा, 4 इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 0.5 × 4, ये 2 के बराबर आ जाएगा। और यहां से अगर हम 15 उधर ट्रांसपोज कर दें तो हमारा x इज इक्वल टू 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई हमारी पुलिस वाले की। पुलिस वाले की स्पीड हमारी 17 किलोमीटर पर आवर आ गई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक टेबल दिया हुआ है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग नंबर ऑफ बुक्स के बारे में बता रहा है कि अब B1 सब्जेक्ट की हमारे पास 120 बुक है, B2 सब्जेक्ट की हमारे पास 150 बुक है। इस तरह से ये हमारा डेटा दिया हुआ है। अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें किसका रेशियो बताना है।
हमें बताना है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1। तो B1 की हम पहले बुक देख लेते हैं कितनी है। B1 की हमारी 120 बुक्स हैं और टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। तो हमें सारे बुक्स का अगर हम एवरेज निकालें, सारे बुक का एवरेज निकालने के लिए हमें इन सबको ऐड करके, सारे नंबर ऑफ बुक्स को ऐड करके हमें जितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5, इसे 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एवरेज नंबर ऑफ बुक्स निकल के आएगा। एवरेज नंबर ऑफ बुक्स तब जाके हमारा निकल के आएगा। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा 0 0 0 0 0 0 ही रहेगा और 2 5 7 7 5 12 12 और 4 हमारा 6 आ जाएगा 6, फिर 660 ये हमारा निकल के आ रहा है 660। और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 3 2 132 आ रहा है। अब इन दोनों में हम देखें तो दोनों में 12 कॉमन है, दोनों को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं। 120 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10 आएगा और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 11 आएगा। तो आंसर हमारा 10:11। रेशियो जब भी हम देते हैं बच्चों, रेशियो जब भी लिखते हैं तो उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उसमें कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं होगा जो दोनों रेशियो को कट कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ 12 से डिवाइड कर दिया और हमारा ऑप्शन भी इसी फॉर्म में दिया था, तो हमारा 10:11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा A:B का रेशियो दिया हुआ 6:8 और B:C का रेशियो दिया हुआ है 5:12 और हमें बताना है A:B:C का रेशियो क्या होगा, इन तीनों का रेशियो क्या होगा, ये हमें बताना है। देखते हैं हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों रेशियोज को सेम बना लेंगे। इन दोनों रेशियो को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों रेशियो को सेम बनाने के लिए हमें 8 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो हमारा 40 के बराबर आता है। 8 और 5 का एलसीएम होता है हमारा 40। अब अगर हमें इसको 40 बनाना है तो हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 30। 6 पंजे 30 निकल के आ जाता है ये हमारा। और अगर हमें इसको 40 बनाना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा रेशियो सेम रहे, अभी भी 5:12 का ही रेशियो रहे। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 96 आ जाएगा निकल के, 12 8 96। लेकिन अभी हम देख सकते हैं इन दोनों को अभी हम 2 से और डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने बताया था रेशियो को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारा 48। यही हमारा A:B:C का रेशियो आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, 2 tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 3। 2 tan थीटा की वैल्यू हमारा 3 दी हुई है। हम यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 3/2। 3/2 हम यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कि अगर tan थीटा, अगर हम इसको ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ट्राइंगल के फॉर्म में लिखें, तो ये हमारा अगर थीटा है तो tan थीटा हमारा इस वाले साइड हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √13। अब हमारा इस क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा इस क्वेश्चन से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो साइन थीटा हमारा 3/√13 आ जाएगा। कॉस थीटा हमारा यहां से आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 2/√13 आ जाएगा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम इसको इस इक्वेशन में रख सकते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा।
अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा हम रखेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में ये √13 ही रहेगा, और इधर भी हम साइन थीटा और कॉस थीटा रखेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में √13 ही रहेगा। तो ये इधर से बाहर निकल जाएगा और यहां से भी √13 1/√13 बाहर आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम केवल साइन थीटा के प्लेस पे अब रखेंगे 3 इंटू हम रखेंगे 2 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा के जगह पे हम रखेंगे केवल 2 रखेंगे, क्योंकि जो अपॉन में √13 आ रहा है वो बाहर निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने केवल 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2 रखा। इसी तरह नीचे फिर से 3 इंटू 2 प्लस साइन थीटा के प्लेस पे 3 रखना, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। तो ये हमारा आ जाएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 होता है 5, ये हमारा आ जाएगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 होता है हमारा 13। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, इस टर्म के लिए हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5/13। 5/13 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है ये ध्यान से देख लो, फिर मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बढ़िया टेक्निक या सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन को हमने देख लिया तो यहां से हमें p cos a की वैल्यू 2q sin a दी है। इस तरह का क्वेश्चन कहीं पे भी दिखे, इस तरह का क्वेश्चन कहीं पे भी दिखे तो हम क्या करेंगे, इस एंगल की जगह हम अपने तरफ से कोई एक वैल्यू रख देंगे, इस एंगल की तरफ से सबसे अपने तरफ से एक वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो हमारे लिए हमारा ये कैलकुलेशन बहुत इजी कर दे। तो इस क्वेश्चन में मैं a की जगह पे 45 डिग्री रख दूंगा, a की जगह मैं a के प्लेस पे मैं 45 डिग्री रख दूंगा। अब cos a की वैल्यू होती है, cos 45 की वैल्यू होती है हमारा 1/√2, और ये होती है हमारा sin 45 की भी वैल्यू, sin 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। तो इस इक्वेशन से हमारा ये cos a sin a कैंसिल हो जाएगा और हमारा p इज इक्वल टू 2q के बराबर निकल के आ जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब हम दूसरे इक्वेशन पे आ जाते हैं बच्चों, जिसमें हमारा 2p cosec a, cosec 45 की डिग्री अगर हम निकालें, cosec 45 डिग्री की अगर हम वैल्यू निकालें और sec 45 डिग्री की वैल्यू निकालें, तो ये दोनों वैल्यूज होती हैं हमारा √2 के बराबर, √2 के बराबर होती है। cosec 45 भी हमारा √2 होता है, sec 45 भी हमारा √2 होता है। यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन निकल के आ जाएगा, रख लेते हैं बच्चों ये वैल्यूज हम, तो हमारा आ जाएगा 2p इंटू √5, तो 2p√5 माइनस q√5 इज इक्वल टू, सॉरी √2 है, ये √2 है बच्चों, ये √2 है, cosec a की वैल्यू √2 है। तो 2p√2 माइनस q√2 इज इक्वल टू 3। ये हमारा दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। अब हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, इधर बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों, ये p के जगह पे हम 2q रख देंगे, जहां जहां हमें p दिख रहा है वहां पे हम 2q रख देंगे, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम p के जगह पे 2q रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2q√2 माइनस q√2 इज इक्वल टू 3। यहां से हम q√2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है q√2 कॉमन ले लिए, तो यहां बचेगा 2 इंटू 2 4 माइनस यहां 1 बचेगा इज इक्वल टू 3। अब ये हमारा 3 है, ये भी 3 है, तो हमारा q√2 निकल के आ रहा है 1 के बराबर। तो q√2 हमारा 1 के बराबर निकल के आ रहा है, तो हम यहां से q निकाल सकते हैं, ये हमारा 1/√2 के बराबर आ रहा है। q इज इक्वल टू हमारा 1/√2 आ रहा है। अब q की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू होगी हमारा 2 इंटू 1/√2, ये हो जाएगी √2 के बराबर हमारी वैल्यू आ गई p की। p की वैल्यू हमारी आ गई √2 के बराबर। अब इस इक्वेशन में हम अपने p और q की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। p की जगह पे हमें रखना है √2, तो √2 का स्क्वायर अगर मैं रखूं
रूट टू का स्क्वायर मैं यहां पे रख देता हूं, प्लस 4q स्क्वायर की जगह पे हमें रखना है 1/√2 स्क्वायर, क्योंकि q की वैल्यू हमारी क्या है 1/√2 है, तो q का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 4/2, ये कैंसिल होके 2, ये हो गया हमारा 2 + 2 = 4, ये हमारा आंसर निकल के आ गया बच्चों 4। तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं पे भी दिखेगा, सीधे दिमाग में हमारे ये आना चाहिए कि हमें ए की जगह पे कोई एक एंगल सब्स्टिट्यूट कर देना है, और एंगल कैसा होगा, एंगल वैसा होगा जो हमारा काम इजी कर दे, हमारा कैलकुलेशन एकदम आसान कर दे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, तो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका मतलब क्या हुआ, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो मतलब उनका जो शेप है, उनका शेप क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, एकदम एक जैसे, एक दूसरे को देख के लगता होगा कि अरे ये तो इसका बड़ा वाला रूप है या ये इसका छोटा वाला रूप है, तो एकदम सेम रहेंगे, बस दोनों के साइज में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, दोनों एकदम देखने में सेम लगेंगे, दोनों के शेप में। तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है EFG है, क्वेश्चन में EFG दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है, और दूसरा ट्रायंगल HIJ दिया हुआ है। अब दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे कि अगर मैं EF/HI करूं तो ये होगा हमारा FG/IJ के बराबर, और ये होगा हमारा EG/HJ के बराबर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, साइड्स मैंने ऐसे निकाला, EF/HI होगा हमारा, FG/IJ होगा, देख सकते हैं आप लोग मैंने लिखा है इसमें, और थर्ड साइड EG/HJ होगा हमारा, ये भी मैंने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में हमारा दिया है 3EF = HI, मतलब EF/HI हमारा कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से हमारा EF/HI हो गया, 3 को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे, HI को इधर ले आएंगे, तो ये हमारा 1/3 हो गया। इसका मतलब ये सारे रेशियोज हमारे 1/3 के बराबर होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये सारे साइड्स के रेशियो 1/3 के बराबर होंगे। और हमें बताना है अब, अगर FG 9 सेंटीमीटर है, मतलब FG हमारा अगर 9 सेंटीमीटर है, तो हमारा IJ कितना होगा, तो हमारा IJ कितना होगा, तो IJ हमारा यहां से क्या हो जाएगा, FG/IJ = हमारा 1/3 है, और FG हमारा दिया हुआ है 9, 3 इधर आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और IJ इधर आ जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाता है IJ 27 के बराबर आ जाता है, 27 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आ जाता है IJ। एक बार इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सारे क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये हमें पहले से पता रहता कि ये साइड्स का रेशियो के बराबर होता है, तो मतलब अगर ये EF हमारा 1/3 है इसके HI के, तो FG भी हमारा क्या होगा 1/3 होगा IJ का, इसका मतलब IJ क्या होगा 3 गुना होगा हमारा FG का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। इस क्वेश्चन में भी हमारा ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को हमें देख के आंसर करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम बच्चों। ये बुक के सेल्स को बता रहा है, 6 तरह की बुक, ये 6 तरह की बुक्स हैं हमारी, इनके सेल को ये हमारा डेटा बता रहा है। ठीक है, ये सेल हमारी 2000, सन 2000 और 2021 के बारे में डेटा है ये हमारा। द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स इज, पहले हम B6 का दोनों साल के लिए निकाल लेते हैं, क्या होगा 70 + 80, B6 हमारा आ जा रहा है 150, दोनों को ऐड करने पे हमारी टोटल सेल 150 आ रही है। अब हमें बताना है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर्स। B3 की बात कर लेते हैं हम, B3 की सेल क्या है हमारा 205,
95 प्लस 110 ऐड करेंगे तो 205। हमें बताना है बच्चों कि ये B3 की स्पीड से 20 किलोमीटर कितने देर में कवर कर ले रहे हैं। ये 12 मिनट्स में, 12/60 आवर, ये मतलब 1/5 आवर हो गया। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 निकल के आ जाता है, ये इक्वेशन 2 हो जाता है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू आ जाती है 60 और y की वैल्यू आ जाती है 40। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारी x की वैल्यू आ जाती है 60 और y की वैल्यू आ जाती है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 45 डिग्री और 65 डिग्री, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका एक एंगल हम 45 डिग्री लिख लेते हैं और एक एंगल हम 60 डिग्री लिख लेते हैं। अब बचा हमारा कौन सा एंगल, अब हमारा बच गया एंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना होगा बच्चों, ये हमें बताना है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि हमारा अगर एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC मान लेते हैं, इसकी किसी भी एक साइड को अगर हम बढ़ा दें, जैसे कि BC अगर जा रहा है, BC को हमने ऐसे बढ़ा दिया, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर CA जा रहा है और मैंने A की तरफ से इसको बढ़ा दिया तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर ये जा रहा है CB तो और मैंने इसको बढ़ा दिया तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इस तरह से हम अगर किसी भी साइड को ट्रायंगल के प्रोड्यूस कर देते हैं या बढ़ा देते हैं तो हमारा एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाता है। और इस क्वेश्चन में हमें किस एक्सटीरियर एंगल की बात करना है, हमें किस एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताना है, ये देख लेते हैं। हमें कह रहा है कि जो एंगल बच गया 45 डिग्री और 65 डिग्री एंगल बनाने के बाद जो एंगल बच गया, यानी कि ये एंगल, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो कितना होगा। तो ये एंगल हमारा बच्चों होता है, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि ये अंदर के दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है। कि अगर अंदर के, इसके अंदर के जो भी दोनों एंगल हैं अपोजिट एंगल, इनके जोड़ के बराबर होता है। मतलब ये एंगल हमारा होगा 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री के बराबर, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो 110 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अगर ये हमें पता रहता, ये फॉर्मूला अगर हमें पहले से पता रहता, इसके बारे में अगर हम पहले से जानते रहते तो 5 सेकंड भी नहीं लगता हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और ये तुरंत सॉल्व हो जाता। देखते ही हम डायरेक्ट ये ऐड करके 110 हमारा आंसर आ जाता। देखते हैं इस क्वेश्चन में एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइड इसकी है चलिए बच्चों, थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखते हैं बच्चों, हमारे पास अगर दो पाइप गिवन है L और M। L बोल रहा है कि 30 घंटे में हमारा एक टंकी को भर सकती है। L हमारा 30 घंटे में एक टंकी को भर सकती है और M हमारा 45 घंटे लेती है उसी टंकी को भरने के लिए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 30 और 45 का हमें एलसीएम ले लेना है। जो एलसीएम आएगा, हम मान लेते हैं कि हमारे टंकी की कैपेसिटी उतनी ही है, मतलब हमारी टंकी उतनी ही बड़ी है, उतना ही पानी उसमें आ सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 90 आएगा। और देखें एल की बात अगर हम करें तो एल हमारा 30 घंटे में 90 लीटर भर पाता है, तो एक घंटे में कितना भर पाता होगा, ये हमारा 3 लीटर भर पाता होगा एक घंटे में। इसी तरह अगर m के बारे में बात करें तो m हमारा 45 घंटे में 90 लीटर भर पाता है, तो एक घंटे में कितना भर पाता होगा, ये 90/45, ये 2 लीटर भर पाता होगा एक घंटे में। अब हमें बताना है कि दोनों को एक साथ
अगर ओपन कर दिया जाता है तो दोनों कितना समय लेंगे? दोनों एक साथ अगर हम जोड़ें तो दोनों 1 घंटे में 5 लीटर भर देते हैं। दोनों 1 घंटे में एक साथ 5 लीटर भर देते हैं। तो 90 लीटर भरने में उनको कितना समय लगेगा? तो 90/5 हम कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 90/5 मतलब हमारा 18 घंटे लगेंगे इन दोनों को एक साथ अगर हम ओपन करते हैं, तब हमारा टंकी को भरने में 18 घंटे लगेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें √x + 1/√x की वैल्यू दी हुई है 7। हमें बताना है x + 1/x की वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या है बच्चों? हमें दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना रहता है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि देखेंगे अगर √x का हम स्क्वायर करेंगे तो वो x के बराबर आ जाएगा। तो हम इन दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है निकल के x + 1/x + 2 = 49। इसको हमने a + b वाले रूल से ओपन किया। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab होता है। यहाँ a और b हमारा √x है तो दोनों कैंसिल आउट होकर हमारा 2 बच जाता है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट भी याद करना चाहें कि अगर इस नंबर से हम इसके स्क्वायर पे जाते हैं तो हमारा हो जाता है x + 1/x = इसका स्क्वायर -2 हमें करना रहता है। -2 हमें करना रहता है। तो ये हमारा हो जाएगा 49 - 2, ये हमारा 47 हमारा आंसर आ जाता है बच्चों। ये हमारा आंसर इस केस में हो गया 47। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इसमें हमारे पास एक मर्चेंट है जिसके पास 1000 किलो शुगर है, जिसको वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है और 10 जो बच जाता है उसको 40% प्रॉफिट पे बेचता है। और दोनों प्रॉफिट का मिला के हमें प्रॉफिट होता है 20% का। दोनों प्रॉफिट को अगर हम मिला देते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा होता है 20%। अब देखो ये भी परसेंट में दिया है, ये भी परसेंट में दिया है। हमें बताना है कि जो क्वांटिटी उसने 40% पे बेची वो कितनी थी। तो हम देख लेते हैं कि ये एक प्रॉफिट हमारा है 10%, दूसरा है 40%। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 20% हो रहा है बच्चों। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें जो भी बड़ा वाला परसेंट है उसमें से हम घटा देंगे छोटे वाले को। मान लेते हैं ये वाला पार्ट उसने 10% पे बेचा 1000 का, ये वाला पार्ट उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा और ये वाला पार्ट उसने 40% प्रॉफिट पे बेचा। ये x मान लेते हैं, ये 1000 माइनस x मान लेते हैं। तो ये 10% प्रॉफिट था, ये 40% प्रॉफिट था। ये अगर इसमें से अगर मैं बड़े वाले में से इसको घटाऊं तो ये हमारा निकल के आ जाता है 10, और इस वाले में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं 40 - 20 तो ये हमारा निकल के आ जाता है 20। अब ये बच्चों हमारा कुछ नहीं, ये रेशियो आ गया इन दोनों नंबर्स का, या दोनों केजीज में अगर बात करें तो दोनों शुगर का क्वांटिटी का रेशियो निकल के आ गया। अब रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 2:1 का रेशियो आ गया। मतलब इसका 1000 का एक पार्ट उसने 1000 का एक पार्ट या 1/3 पार्ट उसने 40% पे बेचा प्रॉफिट पे, और इसका 2/3 पार्ट उसने बेचा इस 10% प्रॉफिट पे। तो हम 1000 का 1/3 निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा बच्चों। ये आ जाएगा निकल के हमारा 333 होल नंबर 1/3 kg। 1/3 पार्ट उसने 40% प्रॉफिट पे बेचा था, 2/3 पार्ट उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा था। हमने कैसे निकाला? हमने इस तरह से लिख लिया दोनों परसेंटेज को, फिर ओवरऑल परसेंट लिख लिया, फिर इस ओवरऑल वाले में से बड़े वाले को घटाया, बड़े वाले में से इसको घटाया तो इधर वाला रेशियो आ गया, इस वाले में से छोटे वाले को घटाया तो ये वाला रेशियो निकल के आ गया, और ये हमारा क्या आ गया 333.1/3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में कह रहा है अक्षय ने कुछ पेन्स खरीदी और नोटबुक्स खरीदी एक दुकान से, और दोनों का टोटल हो गया हमारा 180 रुपए। दोनों का टोटल हो गया हमारा 180 रुपए बच्चों, हो गया दोनों का टोटल। हमें बताना है कि x की क्या वैल्यू होगी। अब देखो अगर हमने एक पेन खरीदी जो 10 रुपए की है तो हमने 10 रुपया दिया। अगर मैंने 3 पेन खरीदी 10 रुपए की तो मैंने 3 × 10 = 30 रुपीज दिए।
तो मतलब अगर मैंने 10 पेन खरीदी और x पेन खरीदी और 10 रुपए उसका प्राइस है, तो मैंने कितना प्राइस दिया, मैंने 10x रुपए उसको दिए। और अगर मैंने 20 नोटबुक खरीदी, 6 नोटबुक खरीदी, 20 रुपए की एक नोटबुक थी, तो मैंने कितने रुपए उसको दिए, 20 इंटू 6 रुपीज मैंने उसको दिए, 20 इंटू 6 रुपीज मैंने दिए। और ये हमारा बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों ऐड करने के बाद उसने टोटल 180 रुपए दिए। दोनों ऐड करने के बाद उसने 180 रुपए दिए। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो हमारा 10x इज इक्वल टू 180 और ये 120 हो जाएगा, 20 इंटू 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हमारा 60 के बराबर आ रहा है 10x। तो x हमारा क्या आ रहा है बच्चों, ये 6 के बराबर आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। मतलब उसने 6 नोटबुक खरीदी, उसने 6 पेन्स खरीदी, उसने अक्षय ने 6 पेन्स खरीदी। हमारा आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं बच्चों। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 एसिड्स दिए हुए हैं, ए बी और सी दिया हुआ है। इसमें कंसंट्रेशन एसिड का 20% है, इसमें 30% है, इसमें 20% है, इसमें 30% है और इसमें 40%। अब कहा जा रहा है कि इन तीनों एसिड को मिला के एक नया क्वालिटी का एसिड बनाया जाता है जिसमें कंसंट्रेशन एसिड का 30% रहता है बच्चों, जिसमें कंसंट्रेशन 30% रहता है। और इनको किस रेशियो में मिलाया जाता है ये हमें बता दिया गया यहाँ पे कि ये 3 है, ये 5 है बी वाले एसिड का, और सी वाले का ए रेशियो है। और ओवरऑल हमारा कंसंट्रेशन 30% बन रहा है बच्चों। हमें बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें ध्यान से बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारा 30% ऑलरेडी है बी का। तो अगर हम इसमें कुछ भी मिलाएं कंसंट्रेशन और 30% ही रह रहा है, तो इसका ज्यादा रोल नहीं रह जाएगा हमारा ए की वैल्यू डिटरमाइन करने में। तो मेन आंसर हमारा इन दोनों का यूज करके ही आ जाएगा, इन दोनों का यूज करके। तो बी, ए और सी हमारा ये 20% है और 40% है, बीच में हमने टोटल ओवरऑल हमारा 30% आ रहा है। तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 10, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 10, मतलब ये 1:1 का रेशियो आ रहा है बच्चों। हमने इसको नहीं नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये 30% ऑलरेडी था, तो इसका कोई रोल नहीं था इस कंसंट्रेशन में, क्योंकि इस कंसंट्रेशन में भी 30% हो रहा है। तो अगर हम इसको नहीं भी मिलाते तो हमारा 30% कैसे बनता, 30% हमारा इन दोनों की योगदान से ही बनता बच्चों। तो ये हमने देख लिया 1:1 का रेशियो आ रहा है। मतलब अगर ए हमने 3 मिलाया है, 3 रेशियो में मिलाया है, तो सी भी हम 3 रेशियो में मिलाएंगे। मतलब ए हमारा क्या होगा, 3 होगा बच्चों। मतलब ए हमारा क्या होगा, 3 होगा बच्चों। अब अगर मान लेते हैं कि इसी तरह का एक क्वेश्चन और आता जिसमें ये 5 नहीं होता, या इसको हमें लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना रहता, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना रहता, तो हम कैसे सॉल्व करते बच्चों, ये भी हम एक बार सीख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला तो हमने सिंपली जल्दी से अगर सॉल्व करना था 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर, तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया और ए बता दिया हमारा 3 के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, बच्चों, नेक्स्ट पे हमें प्लस 3 लीटर प्लस 5 प्लस 3 लीटर प्लस 5 लीटर प्लस ए लीटर अगर हम मिला देते हैं तो इसका केवल 30% ही हमारा कंसंट्रेटेड है एसिड। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 20% ऑफ 3 अगर हम देखें तो ये हमारा होता है 0.6। 30% ऑफ 5 अगर हम देखें तो ये होता है हमारा 1.5 प्लस 40% ऑफ ए अगर हम देखें तो ये होता है 0.4 ए इज इक्वल टू 8 प्लस ए, ये हो जाएगा 8 प्लस ए। तो 8 का 30% होता है बच्चों हमारा 2.4 प्लस ए का 30% की अगर हम बात करें तो होता है हमारा 0.3 ए। तो हमने एक इक्वेशन बना लिया जिसमें केवल एक वेरिएबल हमें नहीं पता है ए। तो हम क्या करते हैं, ये ए वाला टर्म दोनों एक साथ ले लेते हैं इधर, तो ये हमारा आ जाएगा 0.4 ए माइनस 0.3 ए, ये 0. ए के बराबर आ जाएगा, 0.1 ए के बराबर आ जाएगा, 0.1 ए के बराबर आ जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाता है हमारा 2.1,
2.1 को अगर हम 2.4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.3। यहां से हम इसको अगर डिवाइड कर दें तो यहां से हमारा a निकल के आ जाता है बच्चों 3। यही हमारा आंसर है 3। हमने इसका सॉल्यूशन दोनों मेथड से देख लिया कि अगर मान लो 5 की जगह ये अगर 30% के अलावा कोई और परसेंट होता तो भी अब हम इसको सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हैं बच्चों, हम इसको अब भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में देखो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस, मैं इसको बीच में लिख देता हूं ए बी वाले टर्म को ताकि नीचे हम रिलेट कर लें और ज्यादा आसानी रहे हमारे लिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब अगर हम यहां से कंपेयर करें तो हमारा a क्या है, यहाँ पे a हमारा 0.58 है। देखो 0.58 इंटू 0.58 इंटू 0.58 मतलब 0.58 का क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे। और b अगर हम इसको देखें तो b हमारा दिया हुआ है 0.1 का क्यूब। और नीचे वाले ब्रैकेट पे अगर हम ध्यान दें, नीचे वाले ब्रैकेट पे ध्यान दें तो ये हमारा दिया हुआ है 0.58 इंटू या 0.58 का स्क्वायर दिया हुआ है। और इस वाले टर्म पे अगर ध्यान दें तो ये हमारा दिया हुआ 0.58 इंटू 0.1 मतलब ए बी, ये वाला टर्म दिया हुआ है। इस वाले ब्रैकेट पे अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा दिया हुआ है 0.1 का स्क्वायर मतलब ये वाला टर्म दिया हुआ। तो अगर हम इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को अगर इस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल a माइनस बी बचेगा। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 0.58 माइनस 0.1, ये वाला ब्रैकेट हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी ये वाला ब्रैकेट जो हमारा आ रहा है ये नीचे कॉमन है हमारा, ये नीचे बन जा रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा हमारा केवल a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 0.58 माइनस 0.1 ये हमारा आता है 0.48 के बराबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर ये सब आइडेंटिटीज, अगर ये सब फॉर्मूले हमें याद है तो हमें ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे बच्चों। तो फिर हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे एग्जाम में, हम डायरेक्ट देख लेंगे अरे ये तो इसका आंसर तो a माइनस बी आएगा, तो हम इसको सॉल्व क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट a माइनस बी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि रवि की सैलरी पहले 50% इंक्रीज हुई, फिर कुछ देर बाद फिर से 50% इंक्रीज हो गई। अब हमें बताना है कि उसका गेन परसेंट कितना होगा सैलरी का। सैलरी का अगर गेन परसेंट की बात करें तो कितना होगा ये हमें बताना है। देखते हैं कैसे करेंगे। पहले मान लेते हैं रवि की सैलरी सबसे पहले 100 रुपए थी। 50% अगर 100 का बढ़ा देंगे, अगर 50% इंक्रीज कर देंगे तो 100 का 50% 50 ही होगा। तो 50% से बढ़ा देंगे मतलब 100 प्लस 50 मतलब अब इसकी सैलरी बढ़ के हो गई 150 रुपए। अब इसकी सैलरी बढ़ के हो गई 150 रुपए। अब इसकी सैलरी को क्या कह रहा है कि कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद फिर से इसको 50% बढ़ा दिया गया। तो मतलब अगर हम 150 का और 50% बढ़ा दें, 150 का 50% और बढ़ा दें तो 50% 150 का कितना होता है 75 होता है 150 का 50%। और 75 और इंक्रीज कर दे मतलब हमने कितना इंक्रीज कर दिया। अब इसकी सैलरी हो गई 150 प्लस 75 225 के बराबर अब इसकी सैलरी हो गई। अब हमें बताना है कि इसका गेन कितना है, गेन परसेंट कितना है। तो हम देख लेते हैं